तो दोस्तों नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आर एल मीणा सर। अपन ने बेटे 11वीं के फिजिक्स क्लास में आज लेंगे स्थूल पदार्थों के गुणधर्म। स्थूल पदार्थों के गुणधर्म। इसके अंदर बेटे देखो अपन स्टार्टिंग में लेते हैं सबसे पहले विरूपक बल। इसके अंदर अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा बल लेते हैं बेटे? विरूपक बल। देखो विरूपक बल का मतलब क्या होता है? विरूपक बल और जो विकृति होती है दोनों की डेफिनेशन एक जैसी होती है। इसको एक दूसरे से उल्टा लिखते हैं बल। विरूपक बल वह ऐप बल होता है जो किसी वस्तु पर आरोपित कर दिया जाए तो उसकी लंबाई आकार व आयतन के अंदर परिवर्तन कर देता है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटे? विरूपक बल। एक बार और सुन लो अच्छी तरह से। विरूपक बल वह ऐप बल होता है जो किसी वस्तु पर आरोपित कर दिया जाए तो उस वस्तु की लंबाई में, आकार में और आयतन के अंदर परिवर्तन कर देता है। उसे हम विरूपक बल कहते हैं। फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, विकृति। देखो बेटे अब इस विकृति के अंदर उसी डेफिनेशन को अपन उल्टा लिख देंगे यहाँ पर, यानी उसी पॉइंट को, डेफिनेशन को उल्टा लिख देंगे कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई, आकार व आयतन के अंदर परिवर्तन हो जाता है। उसे हम विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसमें आई वह कार में परिवर्तन आ जाता है। उसे हम विकृति कहते हैं। समझ में आ गया बेटे? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु की एक तो किसके अंदर परिवर्तन होता है? लंबाई में। एक किसमें आ जाता है? आयतन में। और एक किसमें आ जाता है? आकार में परिवर्तन आ जाता है। उसे हम विकृति कहते हैं। अब आगे लिखेंगे विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार। तो आप देखो बेटे विकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक नंबर पे लिखना अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति। अब आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पर तो देखो बेटे अपन ने जो विकृति ली थी वो अलग अलग एक साथ ही लिख दिया था। आकार में, आयतन में और आकार में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बार में जब विरूपक बल आरोपित करेंगे तो एक चीज के अंदर ही परिवर्तन होगा।
तो इसके अंदर मतलब कि किस में परिवर्तन होता है? लंबाई में। लंबाई में वृद्धि होती। यानी कि अपन जो एक नंबर पर इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे बेटे, वो कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखना है अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है, जहां पर ये जो आरंभिक, इसका मतलब तो होता है आरंभिक लंबाई। कौन सी लंबाई होती है बेटे? प्रारंभिक लंबाई होती है। और ये जो होती है डेल्टा एल, ये क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। अर्थात लंबाई में वृद्धि व आरंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति के इक्वल टू होता है। और ये जो एल होता है डेल्टा एल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एल, जो कि लंबाई में वृद्धि होती है। आ गया समझ में? इस तरह से ये लिखा अपन ने अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरे नंबर पर आता है बेटे आयतन विकृति। कौन सी विकृति? आयतन विकृति। देखो इसके अंदर जो अपन लिखेंगे एक नंबर पे इसकी डेफिनेशन, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होती है, उसे हम आयतन विकृति कहते हैं। आ गया समझ में? सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है, लिखने के सिस्टम सारे एक जैसे ही है। दूसरे नंबर पर ये जो होता है बेटे आयतन विकृति इक्वल टू, आपको दूसरे नंबर पे लिखना है डेल्टा वी अपॉन वी। अर्थात डेल्टा वी का मतलब होता है आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, और ये होता है आरंभिक आयतन। आरंभिक आयतन अर्थात आयतन में वृद्धि व आरंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति के इक्वल टू होता है। इस तरह से अपन ने ये आयतन विकृति निकाल। फिर होता है बेटे तीसरा पॉइंट, तीसरे नंबर पर आती है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति अपरूपण विकृति का मतलब होता है बेटे आकार में परिवर्तन आ जाए। आकार में परिवर्तन आ जाए। यानी कि अपन जो इसकी लिखेंगे शुरू के अंदर जो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो होता है बल को किस नाम से जाना जाता है? विरूपक बल। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम अपरूपण विकृति कहते हैं। और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है आकार में परिवर्तन, अपॉन, और ये होता है आरंभिक आकृति। इस तरह से इसका जो अनुपात होता है वो अपरूपण विकृति के इक्वल टू होता है। तो अच्छी तरह से आगे बेटा, अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिखा? विरूपक बल। फिर क्या सीखा? विकृति। विकृति के फिर क्या सीख लिया अपन ने? रूप अलग अलग। तो इस तरह से अपन ने विकृति लिखी है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट
प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब होता है बेटे एफ अपॉन ए, अर्थात ए का मतलब होता है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मतलब हो गया बल, अर्थात एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला। देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता। फिर इसके बाद में देखो बेटे इसकी विमा और इकाई भी पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, आधे आधे नंबर में। तो अब अपन इसकी विमा और इकाई किस तरह से निकालते हैं ये भी देखो। प्रतिबल इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब इसकी एक नंबर पर सबसे पहले तो लेंगे इकाई। इकाई देखो इसकी कैसे लेंगे, एफ, एफ की इकाई क्या होती है न्यूटन, क्षेत्रफल की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबकी विमाएं और इकाइयां निकालना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर इसके बाद में अब इसकी निकाल सकते हैं अपन विमा। देखो बेटे विमा कैसे लाओगे, एफ अपॉन ए, फिर एफ इक्वल टू होता है एम ए अपॉन ए, फिर एम को तो रहने दिया, एम ए का मतलब हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर, और ये जो एरिया होता है क्षेत्रफल इसकी विमा होती है L2। अब इसके अंदर ये देखो बेटे एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो M1, ये एल ऊपर गया -1, और ये T-2। इस तरह से अपन ने इसकी विमा और इकाई निकाल ली है। अब आते हैं बेटा हुक का नियम। इसका नियम, हुक का नियम। ये भी एक नंबर में आ जाता है। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल, हुक के नियमानुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बेटे, हुक के नियमानुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, और इसी को जब अपन हल करोगे आगे तो आपके पास में देखो ये आएगा प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति। ई का मतलब होता है बेटे यहाँ पर ये प्रत्यास्थता गुणांक होता है। कौन सा गुणांक होता है, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और इसका जो अपन आगे फॉर्मूला लेंगे वो देखो इसको कैसे लेंगे, प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति। अब इसके बाद में देखो बेटे ई इक्वल टू हो गया फॉर्मूला प्रतिबल अपॉन विकृति। और ये जो ई होता है इस ई का मतलब होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। और इसी को देखो बेटे अब अपन इस तरह भी लिखना सीखना है। यदि इस ई के स्थान पर यदि लिख दें अपन y, तो अपने पास में ये बन जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा गुणांक बन जाता है बेटे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला देखो बेटे यहाँ पर ऐसे आ जाता है, प्रतिबल तो ऐसा कैसे रहेगा
और ये जो विकृति होती है, इस विकृति के स्थान पर अनुदैर्घ्य विकृति आ जाती है। समझ में आ गया आपको? इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास में ये था, ई के स्थान पर अपन ने लिख दिया ये, तो ये वाला गुणांक कौन सा हो गया? यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक में आ गया प्रतिबल, तो ऐसा कैसे रहा। लेकिन बेटे यहाँ पर कौन सी विकृति आ गई है? अनुदैर्घ्य विकृति आ गई है। अब इसको देखो आगे कैसे करेंगे। यानी कि प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। और ये आपको गुणांक बेटे सभी अच्छी तरह से आने चाहिए। देखो प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब हो गया बेटे एफ अपॉन ए। और अनुदैर्घ्य विकृति का मतलब आपको आता है बेटे डेल्टा एल अपॉन एल। तो हल किया तो ये फॉर्मूला बन गया एफ एल अपॉन ए इंटू ये डेल्टा एल। और आपको ये आना चाहिए बेटे एफ इक्वल टू होता है एम जी, डेल्टा एल को अपन एल भी लिख सकते हैं। और ए का मतलब यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं अपन, जैसे कोई भी बिंदु होता है तो ये किस में आ गया? वृत्ताकार। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है आगे जाके। तो y इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आ गया समझ में? तो इस तरह से मतलब कि इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आपको याद रखना। दूसरा इसी तरह से आएगा बेटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा फॉर्मूला हो गया? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को रिप्रेजेंट अपन किसके द्वारा करते हैं? के द्वारा करते हैं। और इसको देखो बेटे कैसे लिखेंगे? इसका जो फॉर्मूला होगा देखो वो वैसा का वैसा ही लिखना है। प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। जब यहाँ पर आयतन आ गया तो यहाँ पर जो विकृति होगी वो कौन सी आ जाएगी? आयतन विकृति आ जाएगी। आयतन विकृति आ जाएगी। और प्रतिबल का मतलब होता है बेटे एफ अपॉन ए। और आयतन विकृति का मतलब हो जाता है डेल्टा वी अपॉन वी। और इसी फॉर्मूले को आपको देखो बेटे ये ऐसे भी आना चाहिए। एक तो होता है अपने पास में P इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो ये जो एफ अपॉन ए होता है इसके स्थान पर अपन यहाँ पर ये लिख देंगे। आ गया समझ में? तो अपने पास में इसको लिख देंगे अपन यहाँ पर P लिख देंगे। और फिर इसके बाद में देखो बेटे ये हो गया अपने पास में डेल्टा V अपॉन वी। ये हो गया V। और ये जो होता है इसके आगे अपन किसका चिन्ह लगा देते? माइनस का। तो ये फॉर्मूला देखो अपने पास में ऐसे हो जाता है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए। और यहाँ पर जो ऋण चिन्ह का अर्थ होता है, ऋण चिन्ह का अर्थ होता है बेटे जब अपन दाब में वृद्धि करते हैं तो आयतन में कमी आती है। इस तरह से मतलब कि इसके बारे में ये फॉर्मूला हो गया।
और इसी तरह से आखिरी का जो गुणांक हुआ वो आ जाएगा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इसको अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे? फाई के द्वारा। ये रिप्रेजेंट देखो बेटे अलग अलग किसके द्वारा भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके अंदर अपने को अपने इच्छानुसार कोई भी नियतांक ले लेते हैं। इसके अंदर ऊपर जो आएगा फॉर्मूला देखो वो के वही रहेंगे, प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। और फिर इस तरह से इसके जो फॉर्मूले आएंगे, प्रतिबल का हो जाएगा एफ अपॉन ए, और अपरूपण विकृति को अपन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स भी लिख देते। तो अपने पास में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला हो गया बेटे एफ अपॉन ए, और यहाँ पर हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और इसको फिर अपन आगे जाके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स और ए डेल्टा एक्स। इस तरह से अपन ये, इस तरह से अपन ने आज विकृति के बारे में सीखा, और उसके जितने भी सारे गुणांक थे उसके बारे में सीखा। तो ये आपको इसके बारे में अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। अब एक लेते हैं बेटे अपन न्यूमेरिकल्स, जो इस वाले चैप्टर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही न्यूमेरिकल होता है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना। देखो ये वाला न्यूमेरिकल ये है बेटे, एक ही पदार्थ के दो तार जिन पर एक समान बल आरोपित किया जाता है, एक समान आरोपित किया जाता। तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात ज्ञात इनकी प्रारंभिक लंबाइयों का अनुपात एक अनुपात 2 है, तथा इनकी जो रेडियस है त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब इसको देखो हल किस तरह से करेंगे, इसको वेरी वेरी मोस्ट करके लिखना है। कंपटीशन में भी अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। अब इसको देखो हल कैसे। स्टार्टिंग में तो देखो बेटे ये क्या आ रहा है, लंबाई।
इसका मतलब तो हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणा फॉर्मूला। आ गया समझ में? अब इसकी एक एक चीज के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूं, देखो कैसे करें। सबसे पहले तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब आपके पास में बेटे देखो y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो। अब ये फॉर्मूला है, इसी से फॉर्मूले अपन कैसे बनाएंगे, आपसे नंबर वन फॉर्मूला हो गया y1 इक्वल टू m1g l1 अपॉन पाई आर वन स्क्वायर l1। ये है लंबाई में वृद्धि l1, ये है। तो यहाँ से अपन जो l1 निकालेंगे तो l1 का फॉर्मूला बन गया बेटे m1g l1 अपॉन पाई आर वन स्क्वायर y1। ये फॉर्मूला नंबर एक बना। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है, इसके यहाँ तक आ गया समझ में? इसी तरह से जो दूसरा जो L2 आएगा बेटे, उसका मान भी कितना हो जाएगा, m2g l2 अपॉन पाई आर टू स्क्वायर y2। ये हो गया। और अनुपात का मतलब हो गया है कि ये L1 अपॉन L2 का मान पूछा आपसे। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये हल करना। अब इसको देखो हल किस तरह से करते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से सीखना। नंबर वन, यहां पर बेटे देखो ये दे रखा एक ही पदार्थ, यहां पर क्या दे रखा है, एक ही पदार्थ। जब इस तरह का पॉइंट हो तो इसका मतलब होता है कि उनके यंग प्रत्यास्थता गुणांकों के मान एक समान होते हैं। ये कहलाएगी स्टेप नंबर एक। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पर जिन पर एक समान बल आरोपित किया जाता है, इसका मतलब होता है बेटे m1g का मान किसके इक्वल टू है, m2g के इक्वल टू है। ये समझ में आ गया? तो ये वाली चीजें अपन उसमें रखेंगे तो अपने पास में देखो कैसे आएगा, L1 अपॉन L2। तो L1 के स्थान पर आया बेटे देखो m1g L1 अपॉन पाई आर वन स्क्वायर y1 इंटू L2 का मान यहाँ कितना है बेटे m2g L2, और ये ऊपर गया तो यहाँ कितना हो गया पाई आर टू स्क्वायर y2। एक बार तो देखो उसको अपन ने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद में देखो बेटे y2 से y1 कैंसिल हो गया, m1g से m2g ये वाला कैंसिल, पाई से ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास में रह गया यहाँ पर देखो L1 अपॉन L2 और इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब आपके पास में एक तो चाहिए बेटे देखो L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 ये रहा अपने पास में 1:2। तो इसका मान तो रख देंगे अपन 1/2। और फिर अपने पास में बेटे देखो R1 अपॉन R2 का मान दे रखा है 2:1। तो अपने को R2 चाहिए ऊपर, तो इसको आप ऐसा करो उल्टा कर दो, R2 अपॉन R1 इसका मान कितना हो गया 1/2 हो गया। आ गया समझ में?
अब आप ये मान इसके अंदर देखो रखो, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 का मान कितना बेटे 1/2, और R2 अपॉन R1 का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। और जब इसको हल करोगे आप तो 1/2 इंटू स्क्वायर करोगे तो 1/4, 1/8, अर्थात इनका जो लंबाई का अनुपात है वो आ जाएगा 1:8। इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया। आ गया समझ में? तो इस तरह से अपने को इस वाले चैप्टर के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बेटे, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना। जय हिंद, जय भारत।